इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोग बायो में जीव का मौलिक इकाई के बारे में पढ़ रहे थे और हमने कोशिका के बारे में भी जाना, कोशिका के बनावट के बारे में जाना, संरचना के बारे में जाना। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक कहलाता है कोशिका भित्ति। ठीक है, आइए हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में जाते हैं। उसके पहले हम यह बोल रहे हैं कि पिछले क्लास में मैंने बोला था, अगर ना बोला हो तो फिर बोल दे रहा हूं कि जो पिछले क्लास में जो पढ़ाते वक्त जो बीच बीच में क्वेश्चन मार्क का जो प्रश्न आता है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 जो प्रश्न आया था आप लोग को बनाने के लिए बोले थे। अगर नहीं बोले हैं तो मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ कि आगे भी इसी तरह प्रश्न आते रहेगा। ठीक, तो इसको क्या करना, आपको खुद पढ़ाना है और खुद बनाना है, क्योंकि जो मैं पढ़ा के क्लियर कर रहा हूँ और जो पढ़ा रहा हूँ उसी चीज के बारे में बताया गया है और उसी चीज के बारे में पूछा भी गया। आप इसको अच्छी तरह से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अलावा कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका में क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली के अलावा क्या होती है, कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज में बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति क्या होती है, मुख्य रूप से सेल्यूलोज में बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के सबसे बाहरी परत को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इसके अलावा भी कोशिका भित्ति होता है पादप कोशिकाओं में। और सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है तथा यह पौधों का संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तथा यह क्या करता है, यह बहुत जटिल पदार्थ कहलाता है सेल्यूलोज, और पौधों के संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है सेल्यूलोज। जब किसी पादप कोशिकाओं में परासरण द्वारा जल की हानि होती है, जब किसी पादप कोशिकाओं में परासरण द्वारा जब जल का हानि हो जाता है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचन हो जाता है। तब कोशिका झिल्ली सहित क्या होता है, आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाता है। इस घटना को जीवद्रव संकुचन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, जीवद्रव संकुचन कहते हैं। हम इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, क्रियाकलाप द्वारा देखते हैं कि क्रियाकलाप 5.6 में दिया गया है। रियो की पत्ती, रियो एक पौधा है, उसकी पत्ती को झिल्ली को जल में रखकर एक स्लाइड बनाते हैं। एक स्लाइड बनाते हैं, इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। इसे क्या करते हैं, उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे, छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे हमें। इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसमें एक हरा पदार्थ होता है, इसमें एक हरा पदार्थ उपस्थित होता है जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इस स्लाइड पर शक्कर या नमक का सांद्रण विलयन डालते हैं। इस स्लाइड पर क्या करते हैं, शक्कर और नमक का सांद्रण विलयन रखते हैं। इस स्लाइड पर 1 मिनट प्रतीक्षा करते हैं तथा उसे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। उसे क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी से हम लोग देखते हैं। हम क्या देखते हैं, आइए देखते हैं। अब रियो की पत्तियों को कुछ मिनट तक पानी में उबालते हैं। अब क्या बोलता है कि रियो की पत्ती को कुछ मिनट तक पानी में उबाल लेते हैं। इससे पत्तियों की सभी कोशिकाएं मर जाती है। इससे क्या होती है, पत्ती की सारी कोशिकाएं मृत हो जाती है, मर जाती है। अब इन पत्तियों को स्लाइड पर रखते हैं तथा उसे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। अब इसे क्या करते हैं, स्लाइड पर रखते हैं और उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं। स्लाइड पर रखी इस पत्ती पर शक्कर या नमक का सांद्रण विलयन डालते हैं। अब इस पे क्या करते हैं, जो शक्कर और नमक का जो सांद्रण था उससे पत्ती पर डालते हैं। 1 मिनट प्रतीक्षा करते हैं तथा पुनः सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। हम क्या देखते हैं, क्या अब जीवद्रव कुंचन होता है। अब वो बोल रहा है कि गर्म होने पानी के थ्रू गर्म पानी में उबालने के बाद, उस स्लाइड पर रखने के बाद पत्ती को नमक और शक्कर का सांद्रण डालने के बाद अब उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं तो क्या हम उसमें जो संकुचन होता था, कुंचन होता था, वो हम उस जीवद्रव कुंचन को देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, वो पूछ रहा है। इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही प्रसारण द्वारा पानी अवशोषण की क्षमता होती है, ना कि मृत कोशिकाओं में। बोल रहा है कि इस क्रियाकलाप द्वारा हम यह पाते हैं कि सिर्फ जीवित कोशिकाओं में ही पानी का संकुचन हो पाता है, ना कि मृत कोशिकाओं में पानी का संकुचन वो नहीं कर पाता है। कोशिका भित्ति पौधों, कवक और बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बिना बनाए रखते हैं। बोल रहा है कि कोशिका भित्ति में जो पौधे होते हैं, जो कवक होते हैं, बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत
कम तनु विलयन, जो कम तनु वाला जो विलयन होता है उसमें बिना फटे बनाए रखते हैं, वो उसको बनाए रखते हैं, वो फटता नहीं है। ऐसे माध्यम से कोशिका प्रसारण विधि द्वारा जल लेते हैं, ऐसे माध्यम से प्रसारण द्वारा पौधे जल को प्राप्त करते हैं। कोशिका फूल जाती है। अब क्या होता है कि कोशिका उसमें फूल जाता है तथा कोशिका भित्ति की ऊपर दबाव डालता है। अब क्या होता है कि जब वो कोशिका फूल जाता है तो कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालता है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालता है। अब क्या करता है, कोशिका जो फूला हुआ है, जो वो जितना दबाव डाल रहा है, कोशिका भित्ति भी उस वही समान दबाव से उससे भी दबाव डालता है उसी के ऊपर। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर लेती है। बोल रहा है कि कोशिका भित्ति के कारण जो पादप कोशिकाएं हैं वो परिवर्तन जब होता है उसके माध्यम से कोशिका की अपेक्षा पादप कोशिका भित्ति उसे आसानी से सहन कर लेती है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है 5.2.3 जो केंद्रक के बारे में बताया है। केंद्रक क्या है? न्यूक्लियस। आइए देखते हैं। हमने पहले प्याज की झिल्ली को अस्थायी स्लाइड बनाई थी। हमने पहले देखा था कि प्याज की झिल्ली को अस्थायी स्लाइड बनाया था। हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंद डाली थी। हमने इस झिल्ली पर आयोडीन का बूंद डाला था। क्यों इसमें आयोडीन का बूंद हमने क्यों डाला था? यदि हम बिना आयोडीन की स्लाइड देखें तो हम क्या देखेंगे? अगर बोल रहा है कि इसे हम बिना स्लाइड पे आयोडीन का बिना बूंद डाले हुए हम इसे देखेंगे तो हम क्या पाते हैं? अंतर का अवलोकन करते हैं। आइए देखते हैं क्या अंतर पाते हैं हम लोग। जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो क्या प्रत्येक कोशिका सामान्य रूप से रंगीन हो गया था? क्या बोल रहा है कि हमने आयोडीन का जो घोल डाला था उस झिल्ली के ऊपर, तो क्या कोशिका समान रूप से रंगीन था कि वो पहले के जैसे ही वो अपने ही रंग में था कि वो चेंज हो गया था? पूछ रहा है। कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के बराबर पर विभिन्न रंग से रंगे जाते हैं। कोशिका के विभिन्न भाग क्या है? रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंग से रंगे जाते हैं। कोशिका के कारण कुछ क्षेत्र अधिक गहरे क्षेत्र के प्रतीत होते हैं। कुछ जो क्षेत्र होते हैं वो अधिक रंगे क्षेत्र होते हैं, गहरे रंगे क्षेत्र में कहलाते हैं। और कुछ कम, बोल रहा है कि कुछ भाग ज्यादा रंगीन था, कुछ भाग कम रंगीन कहलाता है। ठीक, कोशिका को रंगने के लिए आयोडीन विलयन के अतिरिक्त फेफ्रानिन या मैथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग किया जाता है। अब बोल रहा है कि कोशिका को रंगने के लिए, अब जो कोशिका जो रंगहीन था, जो जिसके ऊपर रंग कम था, उसको रंगने के लिए आयोडीन विलयन के अतिरिक्त क्या लेते हैं हम लोग? फेफ्रानिन या मैथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग करते हैं। ये दो चीज का हम लोग उपयोग करते हैं कोशिका को रंगने का। हमने प्याज की कोशिका को देखा है। अब हम अपने शरीर से ली गई कोशिकाओं को देखते हैं। अब हम क्या करते हैं? शरीर से ली गई कोशिकाओं को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया है 5.7। देखते हैं ये क्या है। कांच की एक स्लाइड लेने बोला है एवं उस पर एक बूंद जल रखते हैं। आइसक्रीम खाने वाले चम्मच से अपने गाल के अंदर की खाल को धीरे से रखते हैं। अपने गाल के अंदर की जो खाल होती है उसको धीरे से उस आइसक्रीम चम्मच पर रखते हैं। क्या चम्मच पर कोई वस्तु चिपक गई है? क्या वो खाल को हम लोग जब खोलते हैं तो उस चम्मच पर क्या कुछ चिपकता है? सुई की मदद से इस स्लाइड के समान रूप से फैला कर रखते हैं। अब इसे सुई की मदद से उस खाल को क्या करते हैं? स्लाइड पर फैला कर रख देते हैं। इसे रंगने के लिए एक ब्लू मैथिलीन ब्लू की बूंद डालते हैं। एक ब्लू मैथिलीन ब्लू की बूंद को डालने बोला गया इसे रंगने के लिए। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं। देखने के लिए स्लाइड तैयार है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने के लिए स्लाइड हम लोग का तैयार हो चुका है। इस पर कवर स्लिप रखें। इस पर क्या होता है कि कवर स्लिप रखने बोला। हम क्या देखते हैं कि कोशिका की आकृति कैसी है? कोशिका की आकृति कैसे कहलाती है? इस आकृति को हम पेपर कागज पर बनाते हैं। इस आकृति को हम क्या करते हैं? पेपर कागज पर बनाते हैं। क्या हम कोशिका के मध्य
में एक गहरे रंग वाली गोलाकार या अंडाकार डॉट की तरह रचना देख रहे हैं। अब इसके बीच में मध्य में एक डॉट की तरह गोलाकार अंडाकार एक रचना हम पाते हैं। इस संरचना को केंद्रक कहते हैं। इसी रचना को हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। इस प्रकार क्या इसी प्रकार की संरचना प्याज की झिल्ली में भी थी? क्या हो रहा है? इसी प्रकार की संरचना प्याज की झिल्ली में भी पाई जाती है। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि केंद्रक झिल्ली कहते हैं, चारों ओर एक परत कहलाता है, वो केंद्रक झिल्ली कहलाता है। केंद्रक झिल्ली के छोटे छोटे छिद्र होते हैं। केंद्रक झिल्ली में क्या होता है? छोटा छोटा छिद्र होता है। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव केंद्रक के बाहर जा पाता है। केंद्रक के अंदर आवागमन के लिए उस छिद्र के द्वारा ही वो केंद्र के अंदर बाहर आ जा सकता है। केंद्रक द्रव के विषय में हम अनुभाग 5.2.4 में पढ़ेंगे। यह हमारा 5.2.3 है। इसका कुछ और भाग 5.2.3 में भी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। केंद्रक के क्रोमोसोम होते हैं। केंद्रक में क्या होता है? क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय क्षाराकार दिखाई देता है। जो केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है, जो कोशिका जो विभाजन होता है उसके रूप में क्या पाए जाते हैं? उस समय क्या होता है? क्षाराकार दिखाई देता है। क्रोमोसोम में अनुवांशिक गुण होता है। उस क्रोमोसोम में क्या होता है? अनुवांशिक गुण होता है जो माता पिता के डीएनए अणु के रूप में अगले संतति में जाते हैं। जो डीएनए होता है, क्रोमोसोम क्या होता है कि अनुवांशिक गुण होता है। कौन सी गुण होता है? जो डीएनए के थ्रू माता पिता का जो बच्चे में जो गुण पाया जाता है, जो डीएनए पाया जाता है, उसी को ही क्रोमोसोम के द्वारा होता है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। क्रोमोसोम किसके द्वारा बना होता है? डीएनए और प्रोटीन के द्वारा बना होता है। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की भी आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए में प्रोटीन के बीच नहीं, डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की भी रचनाएं होती है, आवश्यक संरचनाएं होती है। डीएनए के क्रियाकलाप खंड के जीन कहते हैं। डीएनए में जो क्रियाकलाप खंड होता है उसकी क्या कहते हैं हम लोग? जीन होते हैं। नहीं, डीएनए की क्रियात्मक खंड होता है। जो डीएनए में जो क्रियात्मक खंड पाते हैं हम लोग उसे जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है, जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है, उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में मौजूद रहता है। इसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में उसमें पाया जाता है। जो कोशिका विभाजित नहीं हो पाता उसमें क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाएं के एक जाल का पिंड होता है। क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में मौजूद होता है और क्रोमेटिन पदार्थ धागे की रचना का होता है और जाल का पिंड होता है और एक जाल के रूप में पूरे पिंड के रूप में फैला रहता है। जब किसी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाती है। जब कोई भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो यह क्या होता है? क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिकीय जनन में क्या होता है कि केंद्रक जो होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेला कोशिका विभाजित होकर दो नया कोशिका बनाता है। इसलिए अकेला में क्या होता है? एक कोशिका अलग होकर विखंडित होकर दो नया कोशिका बनाते हैं। यह कोशिका के विकास एवं परिपक्वता को निर्धारित करता है। कोशिका के विकास में यह निर्धारित होता है और साथ ही सजीव कोशिका का रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। और बोल रहा है साथ ही क्या होता है? कोशिका के रासायनिक क्रियाओं में भी यह निर्देशित कहलाता है, वो उपस्थित रहता है रासायनिक क्रियाओं में भी। कुछ जीवों जैसे बैक्टीरिया में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। कुछ जीवों में क्या होता है? बैक्टीरिया का कोशिका केंद्रक बहुत कम स्पष्ट से रूप से दिखाई देता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता। क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, इसलिए बहुत कम स्पष्ट होता है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटोन पदार्थ होते हैं। इसमें क्या होता है? जिसमें केंद्रक नहीं हो पाता है उसमें क्रोमेटोन पदार्थ पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिसका कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, ऐसे जीव जिसमें कोशिकाओं में जो केंद्रक नहीं पाया जाता उसमें क्या होता है? प्रोकैरियोट। उसमें प्रोकैरियोट
प्रोकैरियोट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट। अब प्रोकैरियोट क्या है? प्रो आदि अथवा पूर्व कैरियोट मतलब केंद्रक, उसे केंद्रक ही कहते हैं, उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होता है, जिन जीवों की कोशिकाओं में जब केंद्रक झिल्ली होता है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? यूकैरियोट। जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोट, और जिसमें केंद्रक पाया जाता है यूकैरियोट होता है। प्रोकैरियोट कोशिकाएं, जैसा चित्र दिया 5.4, प्रोकैरियोट कोशिकाएं है में यह अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते, यह अधिकांश अंगक नहीं पाए जाते प्रोकैरियोट में, जो कि यूकैरियोट कोशिकाएं में पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोट कोशिकाएं में अंगक होते हैं वो यूकैरियोट कोशिकाओं के मुताबिक प्रोकैरियोट में कम पाए जाते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। अब बोल रहा है कि ऐसे अंगकों का अनेक कार्य कोशिका द्रव के असंगठित भागों द्वारा किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरियो में पर्णहरित झिल्लीदार पट्टिका के साथ होता है, जबकि यूकैरियोट कोशिका में पर्णहरित प्लास्टिड में होता है। जब क्या होता है कि यूकैरियोट कोशिका में प्रकाश संश्लेषण में बैक्टीरिया के तौर पर पर्णहरित झिल्लिकादार पट्टिका कहाँ होता है? साथ होता है। जबकि यूकैरियोट में क्या होता है कि कोशिका में पर्णहरित प्लास्टिड में होता है। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक कहलाता है 5.2.4। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का 5.2.4 कोशिका द्रव्य। आइए देखते हैं। जब हमने प्याज की झिल्ली को और मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा, पहले हमने प्याज की झिल्ली को देखा और कोशिकाओं की गाल की, मनुष्य के गाल की झिल्लियों को देखा, कोशिकाओं को देखा, तो तब हमें प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था, जो कोशिका झिल्ली से दोनों में एक समान था कि कोशिका झिल्ली से वो घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था। इस क्षेत्र में क्या पाए थे हम लोग के? बहुत हल्का धब्बा मिला था। इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसे हमें क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। जो धब्बा अनुसार जो था वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या है? कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ कहलाता है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक मिलते हैं, जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? हम कोशिका अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य होता है। प्रत्येक अंगक क्या है? कोशिका के लिए एक बहुत विशिष्ट कार्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिलकर हम क्या कहते हैं? दोनों को जीव द्रव्य कहते हैं। दोनों को मिलाने के बाद कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। कोशिका अंगक क्या होता है? झिल्ली युक्त होता है। प्रोकैरियोट कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते। झिल्ली युक्त अंगक भी वहाँ पे नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली और झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। वहाँ पे प्रोकैरियोट में क्या होता है? झिल्ली युक्त अंगक वहाँ पे नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोट में कोशिका झिल्ली के अंगक पाए जाते हैं। झिल्ली की सार्थकता कीटाणु के उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। झिल्ली की सार्थकता क्या कर सकते हैं? कीटाणु के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। कीटाणु में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती। कीटाणु में क्या होता है? किसी प्रकार का झिल्ली नहीं होता है। इसीलिए इसमें जीवन के गुण तब तक से लक्षित नहीं होते जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करते किसी कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता है। बोल रहा है कि यहाँ पे कि इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते, जब तक जीवन के गुण इसमें तब तक लक्षित नहीं होते हैं जब तक कि यह किसी जीवित सजीव जो है, जिसमें जो किसी भी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके मतलब प्रवेश करके कोशिका के मशीनरी का उपयोग कर, मतलब कोशिका को उसे उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता, मतलब वो अपना विस्तार नहीं कर लेता जब तक कि वो लक्षित नहीं हो पाता।
ठीक है। ऐसा कि हम लोग कोशिका द्रव्य हम लोग का आज क्लियर होता है और बहुत सारे टॉपिक हम लोग का क्लियर हो चुका है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और हम लोग आगे के टॉपिक सिर्फ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे दोबारा पढ़िएगा और आगे भी पढ़िएगा। जैसा कि मैंने कहा कि आगे का क्लास, मैंने बोला कि क्लास होने के पहले भी पढ़िए और क्लास होते समय भी आप बुक के साथ पढ़िए, और क्लास होने के बाद भी आप उसे दोबारा बुक को पढ़िए, रीड कीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आता है, ठीक। और दूसरी बात कि इसके मध्य में जो क्वेश्चन आंसर्स आए हैं, मतलब जो क्वेश्चन दिए हैं टॉपिक के तौर पर, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और यहाँ पे 2 क्वेश्चन, और ये लास्ट हेड पे 1 क्वेश्चन दिया गया है, उसका आपको खुद आंसर निकालना है, ठीक। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को आंसर हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, आपको बस खाली ढूंढना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर गौर कीजिए। और अभी का समय क्या है कि अभी के लिए बहुत ही दिक्कत भरा समय है आप लोग के लिए चल रहा है, और घर परिवार के लिए बहुत सारी परेशानियां झेलने की आ रही है, क्योंकि बहुत सारे काम काज बहुत बंद हो चुके हैं। इसलिए आप लोग को समझाया जा रहा है कि आप लोग सिर्फ घर में रहें, सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित करें, क्योंकि अगर मान लीजिए आप बाहर घूमते रहेंगे, आप बीमारियां लेते आएंगे, तो और भी घर में आपके बहुत सारे सदस्य हैं, जिसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए आप लोग को बस खाली इसीलिए समझाया जा रहा है क्योंकि आप अपने स्वस्थ रहें और औरों को भी स्वस्थ रखें, ठीक है। इसलिए इस बात को गौर कीजिएगा, इस बात को समझिएगा कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। और अभी का समय आपके लिए बहुत ही मूल्यवान कहलाता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा समय है, 24 घंटा आपको दिया जा रहा है, 24 घंटा। अब उसमें से बहुत सारे कामकाज कहलाते हैं, बहुत सारे अपने अनुसार काम होते हैं, बहुत सारे खेल कूद होते हैं, बहुत सारे समय निकलने के बाद आपके पास बहुत समय बचता है फिर भी। इसलिए उस बहुत सारे समय में आपको क्या करना है कि आपको पढ़ाई पे गौर करना है, ठीक है। और अभी का समय सिर्फ घर में ही रहिए तो सुरक्षित रहेंगे, और पढ़ाई पर गौर कीजिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इस पर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही।